नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। तो हमने विकारी शब्द के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ी थी संज्ञा, और आज हम करेंगे सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम। सबसे पहले ये सर्वनाम कहते किसे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस सर्व का अर्थ क्या होता है? सब। और इस नाम का अर्थ क्या है भाई? संज्ञा, यानी कि संज्ञा। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सब या सभी भी कह सकते हैं हम, और नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। तो यानी कि सर्वनाम का अर्थ क्या है? सभी का नाम, सभी का नाम। सभी का नाम तात्पर्य है कि जो जो नाम संज्ञा को मिले हैं वह सारे के सारे नाम सर्वनाम को भी मिले हुए हैं, और इसी आधार पर इसकी क्या है? परिभाषा है। हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं कि जो भी संज्ञा है, जहाँ भी संज्ञा है वहाँ पर हम संज्ञा से संबंधित कोई भी अगर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? सर्वनाम कहलाता है। अब संज्ञा क्या क्या है ये हमें पता है भी। संज्ञा कौन कौन सी है? हमें पता है कि संज्ञा में क्या होगा? वस्तु होगा। हमें ये भी पता है कि संज्ञा के अंदर क्या होगा? व्यक्ति होगा। और हमें ये भी पता है कि संज्ञा के अंदर क्या होगा? स्थान होगा। और हमें ये भी पता है कि संज्ञा के अंदर भाव होगा। इन शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, यानी सर्व का अर्थ सब है और नाम का अर्थ संज्ञा है। इसको सब को सभी भी कहते हैं, यानी कि सभी का नाम ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द कौन कौन से थे? वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, भाव है। ये संज्ञा शब्द है। इनके स्थान पर जो काम आएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है भी। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कि जब हमारे पास पहले से ही संज्ञा मौजूद है, संज्ञा के होते हुए इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि संज्ञा के होते हुए जब हमने संज्ञा का प्रयोग कर दिया फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो भाई, नंबर एक क्या है कि उक्ति के दोष से बचने के लिए, पुनरुक्ति के दोष से बचने के लिए, ठीक है भी, कि पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति का अर्थ क्या है? कि किसी भी शब्द की बार बार उक्ति ना हो भी, कोई भी शब्द है वो बार बार न आए। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कहें कि राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। अब हम इससे राम से संबंधित जब दूसरा वाक्य लिखेंगे तो हम राम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? राम से संबंधित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ने में बहुत होशियार है। तो इस राम की पुनरुक्ति से बचने के लिए हमने क्या किया? राम के स्थान पर उसी से संबंधित हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया भी। तो यानी कि पुनरुक्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है, कि पुनरुक्ति का दोष ना हो। अगर एक ही शब्द बार बार आएगा तो जो भी हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ने में हमें नीरसता आएगी, उसमें हमारी रुचि बनी रहे, इसलिए क्या है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भी ये क्या है कि कहाँ आएंगे, ये हमने बात कर दी है कि ये हमेशा
संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग में लिए जाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। ये कारण है कि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि इसके भेद कितने होते हैं भी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, जिनका हम जिक्र करेंगे भी। देखो भी, नंबर 1 बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करेंगे नंबर 2 हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 हम बात करेंगे नंबर 6 हम बात करेंगे संबंधवाचक। यानी कि देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के क्या है, 6 भेद होते हैं भी। देखो, सीधा सा प्रश्न है कि सर्वनाम के अगर भेद पूछे जाते हैं तो ये 6 होते हैं भी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये इसके 6 क्या होते हैं, भेद होते हैं। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है भी। अगर ये पूछा जाता है कि सर्वनाम कितनी होती है, तो सर्वनाम कितनी होती है, सर्वनाम 11 होती हैं भी। ठीक है भी। ये 11 कौन कौन सी होती है, ये भी हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, कि सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं तो 6 होते हैं, और सर्वनाम पूछी जाती है तो 11 होती है। ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम पुरुषवाचक की, कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो भी, संपूर्ण पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संपूर्ण, वे शब्द जो पुरुष का बोध कराते हैं, पुरुष का बोध करवाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाचक सर्वनाम कहलाते हैं भी। सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है भी। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसमें क्या होता है भी, पुरुषवाचक में एक तो क्या होगा भी, बात करने वाला या बात को कहने वाला। दूसरा क्या होगा भी, बात को सुनने वाला, सुनने वाला। और नंबर 3 क्या होगा भी, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है भी। तो यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम इन तीनों के आधार पर बना हुआ है, और इन तीनों के आधार पर इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले जो बात करने वाला है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष। ठीक है भी। जो बात कहेगा वो क्या है, उत्तम पुरुष है। बात को सुनने वाला क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा भी, मध्यम पुरुष कहलाएगा।
और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है भी, ये इसके आधार पर ही क्या है, इसके 3 भेद माने जाते हैं। हम इसके भेदों को लिखते हैं, फिर इनके आगे इनकी क्या क्या पहचान होती है, किसे कहा जाता है, वो भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जो बात कर रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, वो ही क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो अपनी बात कह रहा है वो ही क्या है, उत्तम पुरुष है। अपनी बात कहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। इसके अंतर्गत हम किनको शामिल करेंगे? इसके अंतर्गत मैं है, मेरा है, हम है, हमारा है, ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में इसका दूसरा क्या है भी, दूसरे हम बात करें तो दूसरा है भी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत बात को सुनने वाला, और बात को सुनने वाला क्या होता है? तुम, आप, तुम, आप। ठीक है भी। उसके बाद में नंबर 3 हम बात करेंगे अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे भाई? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसे वे, वह, वो, ये। ठीक है भी, ये क्या है? अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें आप शब्द भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना भी, ये आप शब्द है वो 3 जगह आएगा, और इसकी पहचान कैसे होगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखो भी, ये तो था क्या? पुरुषवाचक, यानी कि सर्वनाम का जो पहला भेद था वो पुरुषवाचक था, जिसकी हमने बात की। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बात कहने वाला है, मध्यम पुरुष वो होता है जिसके बारे में, जिससे हम बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। नंबर 2 हम बात करेंगे निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक, देखो भी इसके नाम से पता चल रहा है कि जो वस्तु निश्चित होगी, जब हम किसी निश्चित वस्तु की बात करेंगे तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वे संज्ञा शब्द जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, लेकिन कब काम में लिए जाते हैं? किसी निश्चित वस्तु के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं यह, वह, ठीक है ना, ये, वे। देखो भी, सारे देखने में एक से आएंगे, लेकिन इनकी पहचान किसके आधार पर होगी? इनकी पहचान वाक्यों के आधार पर होगी। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। ठीक है भी, यह घर मेरा है, निश्चित है भी ये घर मेरा है। वे सामने राम जा रहा है, वे सामने राम जा रहा है। अब निश्चित है कि राम जा रहा है भी। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो ये निश्चित है कि यह किताब किसकी है? मेरी है। जब हम मार्कर की बात करूं कि ये नीले रंग का मार्कर है, ठीक है, तो ये भी क्या है? निश्चित है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम लोग आपसे आज से 2 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जो कि सही आंसर देने वाले व्यक्ति को हम जब भी अनाउंस करेंगे, जब हम उसका टाइम आ गया, जैसे 1 महीने के अंदर जो भी ज़्यादा आंसर देगा उसको हम बाद में क्या है, एक अच्छा सा प्राइज देंगे। उसी से संबंधित हम हर वीडियो के अंदर, जो हमारा शाम को 5 बजे वीडियो आता है, उसके अंदर हम आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके अंदर हम आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि फलों में आम
राजा है। फलों में आम राजा है। ठीक है, फलों में आम राजा है। इसमें कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? ये हमारा जो पिछला वीडियो है उससे संबंधित है भी कि फलों में आम राजा है, इसमें कौन सी संज्ञा है। और इसके आपके ऑप्शन है, नंबर ए पे हम करेंगे कि जातिवाचक है भाई, जातिवाचक है। नंबर बी व्यक्तिवाचक है भाई, व्यक्तिवाचक है। नंबर सी भाववाचक है भाई, भाववाचक है। और डी के अंतर्गत हम शामिल करेंगे कि ये द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है। आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ABCD में ही होना चाहिए। आप इनमें से किसी का नाम नहीं लिखोगे, सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में ABCD जो भी इसका सही आंसर है वो लिखेंगे। अब बात कर रहे थे हम आगे सर्वनाम नंबर 3 की। नंबर 3 पर हम रखते हैं भी अनिश्चय सर्वनाम की बात करेंगे। अनिश्चित सर्वनाम कौन से होते हैं भी? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। देखो भी इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु जो निश्चित नहीं होती है, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि कोई शब्द है, कोई शब्द है, कुछ शब्द है, थोड़ा शब्द है, ठीक है भी, बहुत शब्द है, बहुत है, ठीक है। इस प्रकार कई शब्द ऐसे हैं जिनकी जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती। हम इसका उदाहरण देखते हैं कि हम बात करें कि बाहर गेट पर कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आया है, बाहर गेट पर कोई आया है। तो ये गेट पर कोई आया है, ये क्या है भी? निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है भी गेट पर, इसलिए क्या है ये निश्चितवाचक है। या मैं ये कहूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ, ठीक है भी। ये थोड़ा सा शब्द क्या है भी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भी। निश्चित नहीं है कितना लेके आना है, 1 गिलास लेके आना है, 2 गिलास लेके आना है, बाल्टी भरकर लेके आना है, ये सारे के सारे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें बहुत से उदाहरण हम देख लेते हैं। मैं ये भी कहूँ कि यह किताब, मैंने पहले उदाहरण लिखा था कि यह किताब मेरी है, वहाँ मैं आपको ये दोनों उदाहरण द्वारा लिखता हूँ। देखो, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। और इसी वाक्य को मैं ये लिखूँ, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। देखो भी दोनों में क्या अंतर है? देखने में एक जैसे है कि यह किताब मेरी है और यह मेरी किताब है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो क्या है भी? निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, क्योंकि यह निश्चित है कि यह किताब मेरी है। और यहाँ ये पूछ रहा है यह मेरी किताब है, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा भी, अनिश्चयवाचक हो जाएगा कि यह किताब मेरी है। पूछ रहा है, जैसे एक तो ये हो कि यह मार्कर है वो मेरा है, ठीक है, ये तो निश्चित है। एक मैं ये कहूँ यह मेरा मार्कर है, तो यानी कि मैं पूछ रहा हूँ कि यह मेरा मार्कर है। अब ये पता नहीं कि ये वास्तव में मेरा है या नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है भी। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो हमने आपसे बात की थी कि हर वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम एक दूसरा क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे भी। दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं कि नंबर 2, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं? ध्यान रखना भी,
नंबर ए पर मैं बात करूँगा 11, नंबर बी पे बात करूँगा मैं 6, नंबर सी पे बात करूँगा मैं 3 और नंबर डी पे मैं बात करूँ तो 5। तो इसका आंसर ये आपने ए बी सी डी के अंदर कमेंट के अंदर देना है। संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ ए बी सी डी लिखना है। जो आपको लगता है कि इसका आंसर सही है वही आपने कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। इसके बाद में जो हमारा आगे का जो सर्वनाम है वो हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।